दोस्तों आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं एक एग्जाम्पल के साथ। मान लीजिए दो लड़का राहुल और सोनू। उसमें से राहुल के पास एक अच्छा स्कूल था, एजुकेटेड फैमिली थी, महंगी कोचिंग थी और पढ़ने के लिए सभी सुख सुविधाएं भी थी। दूसरी तरफ दूसरा लड़का सोनू एक छोटे से गांव से था, सरकारी स्कूल में पढ़ा। घर की आर्थिक स्थिति कमजोर थी और घर की आर्थिक स्थिति को देखते हुए कई बार उसे पढ़ाई के साथ साथ काम भी करना पड़ता था। अब दोनों ने जॉब के लिए एंट्रेंस एग्जाम दिया। कुछ दिनों बाद रिजल्ट भी आया और रिजल्ट बिल्कुल चौंकाने वाला था, जिसमें राहुल का नंबर ज्यादा आया लेकिन सिलेक्शन हुआ सोनू का। जबकि मेहनत तो दोनों ने किया, लेकिन राहुल को ज्यादा नंबर आए फिर भी सोनू का सिलेक्शन कैसे हो गया? तो दोस्तों ये संभव हो पाया आरक्षण के कारण। तो नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे आरक्षण की। क्या आरक्षण मेहनत करने वाले विद्यार्थियों के साथ अन्याय है, या फिर आरक्षण उन लोगों के लिए जरूरी है जिन्हें समाज ने लंबे समय तक पीछे रखा? आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे, लेकिन इस वीडियो में ना कोई जाति के खिलाफ बात होगी और ना किसी जाति के पक्ष में बात होगी। हम बात करेंगे आरक्षण की। आखिर यह आरक्षण आया क्यों, इसमें फायदा किसे हुआ, नुकसान क्या है और क्या इसमें बदलाव की जरूरत है। पहले एक बात साफ कर लेते हैं कि आरक्षण को लेकर लोगों की राय अक्सर इस बात पर निर्भर करती है कि उन्हें आरक्षण मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। जिसे आरक्षण मिल रहा है तो वो कहता है कि आरक्षण हमारा अधिकार है, और जिसे आरक्षण नहीं मिल रहा है वो कहता है कि आरक्षण खत्म होना चाहिए। सभी अपने अपने प्रॉफिट एंड लॉस को देखते हुए बात करते हैं, लेकिन आज इस वीडियो में हम निष्पक्ष बात करेंगे। दोस्तों, किसी भी मुद्दे को समझने के लिए हमें केवल अपनी परेशानी नहीं, दूसरे व्यक्ति की परिस्थिति भी समझनी होगी। क्योंकि आरक्षण का सवाल सिर्फ कॉलेज की एक सीट का सवाल नहीं है। यह सवाल है किसे पढ़ने का मौका मिला, किसे नौकरी का मौका मिला, किसे समाज में सम्मान मिला और किसे पीढ़ियों तक इन चीजों से दूर रखा गया। अब पहला सवाल यह आता है कि आरक्षण शुरू क्यों हुआ। आज से कुछ दशक पहले की कल्पना कीजिए कि अगर किसी बच्चे के माता पिता पढ़े लिखे नहीं है, परिवार में किसी ने कभी कॉलेज नहीं देखा, घर में किताबों की जगह आर्थिक चिंता है और समाज उसे उसकी जाति के कारण कमतर समझता है, तो क्या वह बच्चा उसी स्थिति में कोई भी कंपटीशन कर पाएगा जैसे कि एक सुविधा संपन्न बच्चा करता है? कागज पर तो दोनों ने एक जैसा एग्जाम दिया, लेकिन क्या जिंदगी में दोनों को एक जैसा अपॉर्चुनिटी मिला? तो इसका जवाब आप खुद जानते हैं, नहीं होगा। भारत में कई समुदायों को लंबे समय तक शिक्षा, मंदिर, जमीन, सरकारी पद और सामाजिक सम्मान से दूर रखा गया। कुछ लोगों को तो केवल उनकी जाति के कारण ऐसे काम करने पड़े जिस काम को समाज में नीचा समझा जाता था। इसलिए संविधान बनाने वालों ने सोचा कि सिर्फ यह लिख देना कि सभी बराबर है पर्याप्त नहीं होगा, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति दौड़ में पहले से ही बहुत पीछे खड़ा है तो उसे बस यह कहना कि अब दौड़ो सब बराबर है, यह वास्तविक न्याय नहीं होगा। आरक्षण का विचार इसी असमान शुरुआत को कुछ हद तक ठीक करने के लिए आया। अब दूसरा सवाल कि आरक्षण का मतलब क्या होता है। आरक्षण का मतलब यह नहीं कि किसी को बिना पढ़े नौकरी मिल जाएगी। आरक्षण का मतलब है कि जिन समुदायों को लंबे समय से अवसरों से दूर रखा गया, उनके लिए शिक्षा, सरकारी नौकरी और राजनीति में कुछ अवसर सुरक्षित किया जाए। इस बात को ऐसे समझिए कि एक स्कूल में 100 विद्यार्थी हैं, लेकिन उनमें से 20 बच्चों के पास किताबें नहीं है, शिक्षक नहीं है, पढ़ने की सुविधा नहीं है। अगर स्कूल कहे कि सभी बच्चों के लिए एक ही परीक्षा होगी तो यह सुनने में निष्पक्ष लगेगा, लेकिन आप विचार कीजिए, क्या यह रियलिटी में निष्पक्ष है? निष्पक्ष न्याय करने के लिए स्कूल को इन बच्चों को अतिरिक्त किताबें, शिक्षक और सहायता देनी पड़ेगी। आरक्षण भी इसी तरह की एक उपाय है। वह पूरी समस्या का समाधान नहीं है, लेकिन यह दरवाजा खोलने की कोशिश करता है कि आरक्षण का सबसे बड़ा फायदा यह हुआ कि इससे उन परिवारों के बच्चों को भी कॉलेज और सरकारी संस्थानों तक पहुंचने का मौका मिला जो पहले कभी वहां तक नहीं पहुंचे थे। सोचिए, किसी गांव के परिवार में पहली बार कोई बच्चा डॉक्टर या अधिकारी बनता है। उस एक बच्चे की सफलता से किन चीजों पर असर पड़ता है? सबसे पहले असर पड़ता है उनके घर के छोटे बच्चों पर।
उसके घर में छोटे बच्चे के लिए वो प्रेरणा के स्रोत बनते हैं। बच्चा अपने मन में ठान लेता है कि मुझे भी डॉक्टर बनना है, और दूसरी तरफ गांव के दूसरे परिवारों को भरोसा रहता है कि उनका बच्चा भी आगे बढ़ सकता है। परिवार की आर्थिक स्थिति सुधरती है, और सबसे बड़ी बात कि समाज में रिप्रेजेंटेशन बढ़ता है। अगर सरकारी कार्यालय में समाज के अलग अलग वर्गों के लोग होंगे तो अलग अलग समुदायों की समस्याएं भी बेहतर तरीके से समझी जा सकती हैं। आरक्षण ने बहुत से लोगों को पहला अवसर दिया, और कई बार जिंदगी बदलने के लिए पहला अवसर ही सबसे जरूरी होता है। लेकिन कई लोग आरक्षण के खिलाफ भी हैं। ऐसा क्यों है, चलिए समझते हैं। अब फिर से वही पहले वाली कहानी राहुल और सोनू की, उसको थोड़ा याद करते हैं। अब उस विद्यार्थी राहुल की बात कर लेते हैं कि राहुल, समझिए, जिसे लगता है कि उसके साथ अन्याय हो रहा है, वह कहता है मैंने सालों पढ़ाई की, मेरे नंबर ज्यादा हैं, फिर भी कम नंबर वाले विद्यार्थी का सिलेक्शन हो गया। क्या यह मेरिट के खिलाफ नहीं है? राहुल का यह सवाल पूरी तरह बेकार नहीं है। कई जनरल कैटेगरी के गरीब विद्यार्थी भी आर्थिक परेशानी से जूझते हैं। उनके पास महंगी कोचिंग नहीं होती, परिवार पर जिम्मेदारियां होती है, और नौकरी के अवसर भी सीमित होते हैं। जब ऐसे विद्यार्थी को लगता है कि उसके लिए प्रतियोगिता और कठिन हो गई है तो उसके मन में नाराजगी पैदा होती है। इस नाराजगी को सिर्फ जातिवाद कहकर खारिज करना भी सही नहीं है। सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि निष्पक्ष भाव से गरीब विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति, स्कॉलरशिप, सस्ती शिक्षा, हॉस्टल, मुफ्त कोचिंग और रोजगार के पर्याप्त अवसर उपलब्ध हों। क्योंकि देश में समस्या केवल आरक्षण का ही नहीं है, बल्कि समस्या यह भी है कि अच्छी शिक्षा और नौकरियां बहुत कम है, जबकि प्रतियोगिता करने वाले युवा बहुत ज्यादा हैं। अब आते हैं सबसे चर्चित शब्द पर कि मेरिट। लोग कहते हैं मेरिट होनी चाहिए, आरक्षण नहीं। लेकिन कभी आपने सोचा है कि मेरिट बनती कैसे है? एक बच्चा सुबह स्कूल जाता है, शाम को कोचिंग करता है, उसके माता पिता उसे पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करते हैं और घर में इंटरनेट भी है। और उसी तरफ दूसरा बच्चा ऐसे स्कूल में पढ़ता है जहां शिक्षक नियमित नहीं आते हैं। घर लौटकर वह परिवार के काम में मदद करता है। उसके पास ना कोचिंग है, ना इंटरनेट है, और ना पढ़ने का शांत वातावरण है। अब दोनों के नंबर अलग अलग आते हैं। क्या केवल नंबर देखकर हम कह सकते हैं कि पहला बच्चा ज्यादा योग्य है और दूसरा कम? दोस्तों, मेहनत दोनों ने की है, लेकिन दोनों के पास अपॉर्चुनिटीज अलग थे। इसका मतलब यह नहीं कि आरक्षण पाने वाला हर विद्यार्थी अपने आप में योग्य है। उसे भी पढ़ाई करनी होगी, परीक्षा पास करनी होगी और काम में क्षमता दिखानी होगी। इसलिए सही बात यह है कि आरक्षण मेरिट का अंत नहीं है, बल्कि मेरिट तक पहुंचने के अलग अलग रास्तों को स्वीकार करने की कोशिश है। जी हाँ, डॉक्टर, इंजीनियर, पायलट और ऐसे सोशल जॉब्स में न्यूनतम योग्यता और एक प्रशिक्षण का जो मापदंड जरूर होना चाहिए। एक सवाल और कि आरक्षण का लाभ किसे मिल रहा है? यह आरक्षण व्यवस्था की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। मान लीजिए किसी समुदाय में 100 परिवार हैं, इनमें 10 परिवार काफी आगे बढ़ चुके हैं। उनके बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ते हैं और कई बार आरक्षण का लाभ ले चुके हैं। बाकी 90 परिवार अभी भी गरीब हैं, गांव में रहते हैं और उनके बच्चों को सही शिक्षा तक नहीं मिलती। अगर हर बार वही 10 परिवार लाभ लेते हैं तो सबसे जरूरतमंद परिवार पीछे ही रह जाएंगे। इसी समस्या को कम करने के लिए ओबीसी वर्ग में क्रीमी लेयर जैसी व्यवस्था बनाई गई है। इसका उद्देश्य है कि जो परिवार सामाजिक और आर्थिक रूप से काफी आगे आ चुके हैं वे आरक्षण का लाभ न ले और अधिक जरूरतमंद लोगों के लिए यह अपॉर्चुनिटी बच जाए। लेकिन यह व्यवस्था कितनी प्रभावी है, इसकी लगातार जांच भी जरूरी है। सिर्फ जाति देखकर लाभ देना भी सही नहीं है, और सिर्फ आय देखकर सामाजिक भेदभाव को नजरअंदाज करना भी उचित नहीं होता है। अब क्या आरक्षण केवल गरीबी के आधार पर होना चाहिए? यह बात सुनने में काफी लॉजिकल सी लगती है कि आरक्षण गरीबों को मिलना चाहिए, चाहे उसकी जाति कोई भी हो। गरीबी निश्चित रूप से एक बड़ी समस्या है। गरीब विद्यार्थी को फीस, किताब, कोचिंग, इंटरनेट और रहने की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। लेकिन गरीबी और जातिगत भेदभाव एक जैसी चीजें नहीं है। एक गरीब व्यक्ति को पैसे की कमी का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन किसी व्यक्ति को अगर उसकी जाति के कारण
सामाजिक अपमान, भेदभाव या अवसरों से वंचित किया जाए तो चाहे बाद में उसकी आर्थिक स्थिति सुधर ही क्यों नहीं गई हो, लेकिन भेदभाव का सामना तो करना पड़ा ही ना। इसलिए दोनों समस्याओं को हल करने के लिए अलग अलग उपाय जरूरी हैं। पहला नंबर है गरीब विद्यार्थियों के लिए। गरीब विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति, मुफ्त कोचिंग, सस्ती हायर एजुकेशन और हॉस्टल, किताब और इंटरनेट की सुविधा होनी चाहिए। दूसरी है कि ऐतिहासिक रूप से भेदभाव झेलने वाले समुदाय के लिए प्रतिनिधित्व, भेदभाव में सुरक्षा, शिक्षा में अवसर और सरकारी संस्थानों में भागीदारी भी होनी चाहिए। दोस्तों, सबसे बेहतर व्यवस्था वह होगी जो जाति और आर्थिक स्थिति दोनों को ध्यान में रखे। क्या आरक्षण हमेशा चलता रहना चाहिए? अब सबसे कठिन सवाल, क्या आरक्षण कभी खत्म नहीं होना चाहिए? इसका जवाब ना पूरी तरह हाँ है और ना ही पूरी तरह ना ही होगी। आरक्षण किसी समुदाय को हमेशा के लिए अलग रखने के लिए नहीं बनाया गया था। इसका मकसद था कि जो लोग पीछे रह गए हैं वे बराबरी की स्थिति तक पहुंच सके। लेकिन आरक्षण खत्म करने का फैसला केवल यह देखकर नहीं किया जा सकता कि कुछ लोग आगे बढ़ गए हैं। हमें देखना होगा, क्या गांव में भी शिक्षा का स्तर बढ़ा है? क्या सरकारी नौकरियों में सभी वर्गों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व है? क्या जाति आधारित भेदभाव वास्तव में कम हुआ है? क्या समुदाय के गरीब परिवारों को लाभ मिल रहा है? क्या हायर एजुकेशन में उनकी भागीदारी बढ़ी है? अगर असमानता अभी भी मौजूद है तो आरक्षण अचानक खत्म करने से पूरी घटनाएं फिर से अपने आप को दोहरा सकती है। लेकिन इसका मतलब यह कभी भी नहीं है कि आरक्षण की रिव्यू भी ना हो। हर कुछ वर्षों में आंकड़ों के आधार पर समीक्षा होनी चाहिए। जो समूह वास्तव में आगे बढ़ चुके हैं उनके लिए नियम बदले जा सकते हैं। जो समूह अभी पीछे हैं उन पर अधिक ध्यान दिया जा सकता है। आरक्षण से बड़ी समस्या क्या है? कई बार हम आरक्षण पर इतनी बहस करते हैं कि असली समस्या ही भूल जाते हैं। भारत में अच्छी सरकारी नौकरी पाने के लिए लाखों युवा परीक्षा देते हैं, लेकिन सीट बहुत कम होते हैं। अगर 10 लाख लोग परीक्षा दे और नौकरियां केवल 1000 हो तो बाकी युवाओं में असंतोष होना स्वाभाविक है। ऐसे में सारा दोष आरक्षण पर डालना मेरी समस्या को गलत जगह ढूंढना होगा। हमें सरकार से यह भी पूछना चाहिए कि रोजगार के अवसर इतने कम क्यों हैं? सरकारी स्कूलों की हालत कमजोर क्यों है? निजी शिक्षा इतनी महंगी क्यों है? ग्रामीण विद्यार्थियों को समान सुविधा क्यों नहीं मिलती? प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार देरी क्यों होती है? आरक्षण कुछ अवसरों के बंटवारे से जुड़ा मुद्दा है, लेकिन बेरोजगारी का समाधान नए और अच्छे रोजगार पैदा करना है। आरक्षण में सुधार कैसे हो सकता है? अगर आरक्षण को बेहतर बनाना है तो सिर्फ रहना चाहिए या खत्म होना चाहिए, यह कहने से काम नहीं चलेगा। कुछ सुधार जरूरी हैं। सबसे पहला सुधार है कि सही आंकड़े सरकार के पास या स्पष्ट आंकड़ा होना चाहिए कि किस समुदाय की शिक्षा, आय, रोजगार और सरकारी प्रतिनिधित्व की स्थिति क्या है। बिना आंकड़ों के नीति केवल अनुमान और राजनीति पर चलती है। दूसरा सुधार है कि जरूरतमंद तक लाभ। यह देखना जरूरी है कि आरक्षण का लाभ बार बार उन्हीं परिवारों को न मिलता रहे। क्रीमी लेयर और अन्य पात्रता नियमों की समय समय पर जांच होनी चाहिए। तीसरा सुधार, स्कूलों को मजबूत करना। अगर गांव के स्कूल में शिक्षक, प्रयोगशाला और पुस्तकालय ही नहीं है तो केवल कॉलेज में आरक्षण देने से समस्या पूरी तरह खत्म नहीं होगी। बच्चे की सहायता प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा से शुरू हो जानी चाहिए। चौथा सुधार, प्रवेश के बाद सहायता। कई विद्यार्थी कॉलेज में प्रवेश तो पा लेते हैं, लेकिन कमजोर आधार के कारण कठिनाई महसूस करते हैं। उन्हें ब्रिज कोर्स, मेंटरशिप, अतिरिक्त कक्षाएं, भाषा सहायता और मानसिक स्वास्थ्य जैसी सहायता मिलनी चाहिए। पांचवा सुधार है कि जनरल कैटेगरी के गरीब विद्यार्थियों की सहायता। सामान्य वर्ग के गरीब विद्यार्थियों के लिए भी छात्रवृत्ति, मुफ्त कोचिंग, हॉस्टल और सस्ती शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए। सामाजिक न्याय का अर्थ यह नहीं है कि किसी जनरल कैटेगरी के गरीब विद्यार्थी को सहायता ना मिले। तो अंतिम जवाब क्या है?
अब एक लाइन में जवाब सुनिए कि आरक्षण ना तो पूरी तरह अच्छा है और ना ही पूरी तरह बुरा ही है। आरक्षण जरूरी है क्योंकि समाज में असमानता अभी भी मौजूद है, लेकिन आरक्षण की व्यवस्था में कमियां भी हैं। इसका लाभ सही लोगों तक पहुंचना चाहिए। आंकड़ों के आधार पर समीक्षा होनी चाहिए और गरीब विद्यार्थियों के लिए भी मजबूत सहायता होनी चाहिए। आरक्षण को खत्म करने से पहले यह सुनिश्चित करना होगा कि जिन कारणों से आरक्षण की जरूरत पड़ी थी वे कारण खत्म हो चुके हैं या नहीं, और आरक्षण को बनाए रखते हुए यह भी देखना होगा कि यह राजनीतिक नारा नहीं बल्कि सामाजिक न्याय का प्रभावी साधन बना रहे। सबसे सही रास्ता शायद यह है कि आरक्षण के साथ बेहतर शिक्षा, अधिक रोजगार, आर्थिक सहायता और भेदभाव के खिलाफ सख्त कानून, क्योंकि केवल आरक्षण से भारत बराबर नहीं बनेगा और केवल मेरिट की बात करने से भी बराबरी नहीं आएगी। बराबरी तब आएगी जब बच्चों को अच्छी शुरुआत मिलेगी। अब आपकी बारी है, कमेंट में बताइए क्या आरक्षण जाति के आधार पर होना चाहिए, क्या आर्थिक आधार को भी इसमें शामिल करना चाहिए, और क्या हर कुछ वर्षों में आरक्षण की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। इंतजार रहेगा आपके जवाब का। अगर आपको यह वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो तो इसे शेयर कीजिए और ऐसे ही आसान भाषा में महत्वपूर्ण मुद्दों को समझने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं फिर अगले किसी दमदार और इंफॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।